एक बार की बात है, मलकागंज नाम के एक गांव में जोई नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। जोई दिखने में बहुत ही सुंदर थी, साथ ही उसे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। जोई और उसकी माँ के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आराम से रहती थी। लेकिन कई साल पहले जोई के पिता का देहांत हो गया था। तब से ही वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थी और वो दोनों आपस में बहुत खुश थी। वैसे तो जोई की माँ जोई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी माँ जोई की एक आदत से बहुत परेशान थी। वो थी उसकी मदद करने की आदत। वो हमेशा हर किसी की मदद करती थी और कई बार इस सब से परेशानियों में घिर जाती थी। फिर एक दिन जोई की माँ जोई को समझाने उसके पास आती है। जोई, तुम बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। देखो, तुम भी अपने पिता की तरह लोगों की मदद के लिए कभी भी मना नहीं करती हो। मगर मेरी बच्ची, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पिता भी दूसरों की मदद करते करते अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसलिए बेटी, अपने बारे में भी सोचा करो और इन गरीब लोगों के चक्करों में मत पड़ा करो। ये हमेशा ही मदद मांगते रहते हैं। नहीं माँ, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और मैं ये काम नहीं छोड़ सकती हूँ। जोई, देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। बस मैंने बोल दिया ना कि तुझे लोगों की भलाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बस नहीं है। मुझे कुछ और नहीं सुनना है। मैं तुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, समझ आई ना? ज्यादा भलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। साधना जोई को डांट कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जोई अपनी माँ की बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। फिर अगले दिन जोई अपने स्कूल जाती है। स्कूल में उसकी दो दोस्त थी, जिनका नाम मिनी और विनीता था, लेकिन वो दोनों जोई जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर उसी दिन शाम को जब जोई अपनी दोनों सहेलियों के साथ घर वापस जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें भीख मांगती हुई एक बच्ची दिखी। उसे देखकर जोई वहीं पर रुक गई। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। उस बच्ची की ये बात सुनकर जोई को बहुत दुख होता है। देखो बहन, मेरे पास सिर्फ ये 20 रुपए ही है, लो, अगर ये तुम्हारे कुछ काम आ सके तो। वो बच्ची जोई से पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ मिनी और विनीता जोई का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे जोई, तू कितनी पागल है, तो जैसी पागल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। भला कोई अपने पैसे किसी की मदद के लिए कैसे दे सकता है? हाँ मिनी, तूने बिल्कुल सच कहा, ये तो पागल है। इसे तुम जितना भी समझा लो, लेकिन इसे अक्ल ही नहीं आने वाली। इसे समझाते समझाते हम थक गए हैं, फिर भी ये नहीं समझती। छोड़, बाद में खुद ही रोएगी, हमें क्या। हाँ, तभी से पता चलेगा कि भला आज तक किसी का भला हुआ है जो तेरा होगा। वो तीनों सहेलियाँ रोज स्कूल में पढ़ने आती, मगर मिनी और विनीता हमेशा जोई को बुरा भला कहती थी और उसे समझाती थी कि दूसरों की मदद ना किया करे, मगर जोई किसी की बात भी नहीं सुनती थी। फिर एक दिन जब वो तीनों स्कूल के एनुअल फंक्शन से वापस आ रही थी, तो जोई देखती है कि रास्ते में एक औरत पड़ी हुई है, जिसको सांप ने काट लिया है और वो सांप उसे काट कर वहाँ से चला गया। ये देखकर तीनों सहेलियाँ चौंक जाती हैं। रुक जाओ दोस्तों, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें हमारी जरूरत है। देखो, उन्हें सांप ने काट लिया है। फिर वो तीनों सहेलियाँ उस औरत के पास जाती हैं और उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ से एक बाबा जा रहे थे। वो उनसे कहते हैं,
बेटा, इसे जिस काले सांप ने काटा है वो किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। अगर तुम्हें इसे बचाना है तो जंगल के बीचों बीच में एक गुफा है। वहाँ से 3 रास्ते 3 जादुई चूड़ियों के घर की तरफ जाते हैं। तुम्हें पहले वाले रास्ते से जाकर वहाँ से जड़ी बूटी लानी होगी, तभी इसकी जान बच सकती है। और हाँ बेटा, याद रहे तुम सभी वहाँ पर लालच बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाओगी। ठीक है बाबा जी, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद तीनों सहेलियाँ जंगल में जाकर गुफा ढूंढने लगती हैं और गुफा मिलते ही तीनों साथ में उस अंधेरी गुफा में चली जाती हैं। तभी उन्हें 3 रास्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें एक आवाज आती है। तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। पहला रास्ता तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, दूसरा रास्ता तुम्हें बहुत धन दौलत देगा और तीसरा रास्ता तुम्हें हीरे और मोती देगा। तुम्हें जिस रास्ते पर भी जाना है अपनी इच्छा से जाना, लेकिन याद रहे लालच करने वाला कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। तीनों सोचकर अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करती है। जोई पहले वाले रास्ते पर जाती है और तभी उसे एक सुंदर सा जादुई चूड़ी का घर दिखाई देता है। फिर वो उस चूड़ी के घर के अंदर चली जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो औरत जिसे सांप ने काट लिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इसलिए आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे मैं उनकी जान बचा सकूँ। जादुई चूड़ी घर उसकी ऐसी इच्छा सुनकर बहुत खुश होता है और जोई से कहता है, जोई, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और सभी का भला सोचती हो, इसलिए तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं चला आऊँगा और तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। लेकिन अभी के लिए तुम ये जड़ी बूटी ले जाओ और उस औरत की जान बचा लो। फिर जादुई चूड़ी घर जोई को वो जादुई जड़ी बूटी दे देता है। फिर जोई वो जड़ी बूटी लेकर वापस आ जाती है और उस औरत को पीस कर पिला देती है। फिर कुछ ही देर में वो औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है, मगर मिनी और विनीता अपनी लालच की वजह से उस जादुई चूड़ी के घर में हमेशा के लिए फंस जाती है। जब ये बात जोई को पता चलती है तो उसे अपनी सहेलियों के लिए बुरा लगता है। फिर वो जादुई चूड़ी के घर को याद करती है। क्या हुआ जोई, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? हे जादुई चूड़ी घर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सहेलियों को माफ करके उन्हें छोड़ दें। जोई, उनका लालच उन्हें गलत रास्ते की ओर ले गया क्योंकि उन्हें सोना और गहना चाहिए था, इसलिए वो धन और हीरे वाले चूड़ी घर में हमेशा के लिए कैद हो गई हैं। मगर तुम्हारे कहने पर मैं उन्हें माफ कर देता हूँ क्योंकि तुम सच में बहुत दयालु और बहादुर बच्ची हो। फिर वो जादुई चूड़ी घर उन दोनों को माफ करके उन्हें छोड़ देता है। इस तरह मिनी और विनीता को अकल आ जाती है और वो दोनों भी जोई की तरह दूसरों की मदद करना शुरू कर देती हैं और खुशी खुशी रहने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ जोई को जादुई चूड़ी घर बहुत अमीर कर देता है और जोई हंसी खुशी से अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। बदलापुर नाम के एक गांव में ललिता नाम की एक विधवा औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन गांव में जंगली जानवर आ जाते हैं और उनसे अपनी बच्चियों को बचाने के चक्कर में ललिता बेचारी घायल हो जाती है। फिर जब उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी तो उसने मनोरमा नाम की एक बुढ़िया को अपनी 5 बेटियों की देखभाल के लिए छोड़ दिया और वो अपनी बेटियों को छोड़कर स्वर्ग चली गई। और तब से ही वो 5 बहनें
उस बूढ़ी मनोरमा के घर पर ही रहने लगी। ऐसे ही एक दिन की बात है। पांचों बहनें खाना खाने बैठती हैं, लेकिन आज खाना बहुत कम था। अरे ये क्या, आज भी सूखी रोटी? आपने हमारी माँ से वादा किया था कि आप हमारा अच्छे से ख्याल रखोगी। आपको एक बात बता दें, हमारी माँ गरीब जरूर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें भूखा नहीं सोने दिया था। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी। आज इतना ही खाना है बेटा, आज थोड़े में ही गुजारा कर लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बच्चियों, कल मैं जमींदार जी से उधार में कुछ पैसे लेकर आऊंगी। अरे नानी माँ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम चारों, ये क्या बदतमीजी है? अपने से बड़ों से ऐसे बात करता है क्या कोई? हमारी माँ ने क्या हमें यही सिखाया था? आपने हमें रहने की जगह दी और हमारे खाने पीने का ख्याल रखा। भला क्या आज के जमाने में कोई ऐसा करता है क्या? इस तरह नेहा बात को संभाल लेती है और फिर वो चारों बहनें वही सूखी रोटी खाकर सो जाती हैं। और यहाँ नेहा हमेशा मनोरमा के साथ काम में हाथ बटाया करती थी और बाकी की चारों बहनें बस हमेशा खेलती ही रहती थी। उन चारों को तो खेलने से फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन कविता बूढ़ी मनोरमा से कहती है, नानी माँ, कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए जन्मदिन पर अच्छा सा लहंगा दिला सकती हैं? हमें हर साल हमारी माँ जन्मदिन पर लहंगा दिलवाया करती थी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, कल तुम्हारा जन्मदिन है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नेहा बेटा, घर को जरा अच्छे से सजा देना और मैं जमींदार से पैसे उधार लेकर अपनी बेटियों के लिए नए नए लहंगे और केक भी लेकर आऊंगी। ठीक है बिटिया? फिर अगले दिन बूढ़ी मनोरमा जमींदार से पैसे उधार लेकर आ ही रही होती है कि तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उसके उधार में लिए सारे पैसे इलाज में ही लग जाते हैं। फिर जब मनोरमा घर पर आती है तो नेहा हैरान होकर पूछती है, अरे नानी माँ, ये क्या, आपको कितनी ज्यादा चोट लगी है? कुछ नहीं, ये सब बस एक ड्रामा है। कविता, जुबान संभाल कर बात करो, ये सब क्या कह रही हो? कभी भी कुछ भी कहना शुरू कर देती हो। कविता बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं उधार के पैसे लेकर आ ही रही थी और ये सब हो गया। मुझे माफ कर देना, मेरी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, बुढ़ापे की हड्डियां हैं, पता नहीं मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। नानी माँ, आप क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो हम सब की है। हम पांचों को पालने के लिए आप कितनी ज्यादा मेहनत करती हैं। आपकी ये उम्र काम करने की नहीं है, इसलिए अब से हम सब काम करेंगे और आप आराम करेंगी। फिर नेहा अगले दिन से अपनी चारों बहनों को जमींदार के यहाँ काम करने के लिए ले जाती है और इस तरह वो पांचों बहनें रोजाना जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करने लगती हैं। लेकिन फिर एक दिन नेहा को एक हिरन मिलता है जो कि घायल होकर जमीन पर पड़ा था। अरे बेचारे को कितनी ज्यादा चोट लगी है। एक काम करती हूँ, मैं इसे घर ले जाती हूँ और इसकी देखभाल करती हूँ। फिर क्या था, इतना कहकर नेहा उसे अपने घर ले आती है। छी दीदी, इस हिरन के मुंह से कितनी गंदी बदबू आ रही है। आप इसे क्यों उठाकर ले आई है यहाँ पर? ये जानवर है, बेचारा बोल नहीं सकता, इसे दर्द हो रहा होगा। हमें इसके दर्द को समझना चाहिए। जाओ जल्दी से हल्दी का लेप बना कर ले आओ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी। नहीं लेकर आओगी? ठीक है, अगर इतनी ही ज्यादा बदबू आ रही है तो बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे घर के अंदर जाओ। उसके बाद नेहा की चारों बहनें चुपचाप अंदर चली जाती हैं और हिरन की बिल्कुल भी मदद नहीं करती। यहाँ नेहा जल्दी से हल्दी का लेप बनाती है और वो लेप हिरन के पास ले आती है।
फिर वो उस हिरन को लेप लगाती है। ऐसे ही रोजाना वो उस हिरन की सेवा करने लगती है। पर सेवा करते करते बहुत समय हो जाता है, लेकिन वो हिरन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नेहा उदास मन से हिरन से कहती है, प्यारे हिरन, तुम्हारा घाव ठीक ही नहीं हो रहा है। तुम्हें इस दर्द में करहाता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नेहा के इतना कहते ही अचानक से वो हिरन बोलने लगता है। नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि तुमने किस तरह मेरा ख्याल रखा। मैं कोई आम हिरन नहीं हूँ। मैं शक्तिशाली जादुई हिरन हूँ। मैं एक काली शक्ति के चपेट में आ गया। काली शक्तियाँ तभी नष्ट हो सकती है जब तुम पांचों बहनें अपना थोड़ा थोड़ा खून मुझे दोगी। क्या तुम अपना थोड़ा थोड़ा खून देकर मुझे इस काली शक्ति से मुक्त कर सकती हो? हिरन की ये बात सुनकर चारों बहनें हैरान हो जाती हैं और गुस्से से लाल होकर उस हिरन से कहती हैं, बड़ा आया खून लेने वाला, तुझ जैसे बदबूदार हिरन को हम अपना खून देंगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। हम तुम्हें अपने खून की एक बूंद भी नहीं देने वाले। चल हट यहाँ से। देखो मेरी प्यारी बहनों, हमें इस मासूम जानवर की जान बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा खून दे देना चाहिए। देखो बहनों, हमें मुसीबत में आए इंसानों, जानवरों और पक्षियों की मदद करना चाहिए। यही इंसानियत होती है। हिरन, अगर मेरी प्यारी बहनें अपना खून नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। नेहा के इतना कहते ही वो हिरन एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है और वो पांचों बहनें हैरान हो जाती हैं। तभी वो परी उनसे कहती है, नेहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं हमेशा पृथ्वी के अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हारी बहनों को भी मिलेगा। मैं तुम पांचों को जादुई लहंगा देती हूँ। तुम जादुई लहंगों से कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, जादुई लहंगे से अपने साथ साथ औरों की भी मदद करोगी, वरना तुम्हें उसके दुष्ट परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और पांचों बहनों को सुंदर सुंदर लहंगे पहना देती है। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी बात हमेशा याद रखेंगे और इससे सबकी मदद करेंगे। देखा बहनों, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे खड़े रहना चाहिए। उसका फल हमें एक न एक दिन जरूर मिलता है। देखो, जैसे हमें जादुई लहंगे मिले। फिर नेहा परी का शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन नेहा की चारों बहनें इतनी जल्दी कैसे सुधर सकती थी? जादुई लहंगे पाकर चारों बहनों में बहुत घमंड आ जाता है। फिर वो मनोरमा माँ और अपनी बहन नेहा तक को छोड़कर अकेले ही शहर चली जाती हैं और जादुई लहंगे से एक सुंदर बड़ा सा घर बनवाकर वहीं पर रहने लगती हैं। वहाँ पर वो दिन रात क्लब में जाकर नाचती और मस्ती करती हैं। लेकिन फिर एक दिन जब वो चारों बहनें एक पार्टी के लिए जा रही होती हैं, तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी भिखारन मिलती है। बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है बेटा। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है बेटा। ये देखकर चारों बहनें गुस्से में गाड़ी से बाहर आ जाती हैं। ओ हेलो, क्या कहा? हम तुम्हें खाने के लिए दे दे? हट जा हमारे रास्ते से, हमें पार्टी में जाना है, देरी हो रही है हमें। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। इतना कहते ही चारों बहनों के लहंगे गायब हो जाते हैं और फिर से वो पहले वाले हालात में आ जाती है। ये देखकर चारों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं और उधर नेहा मनोरमा माँ के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताती है। और वहाँ चारों बहनें सड़क पर आ जाती हैं और भीख मांगने लगती हैं।
क्योंकि अब वो नेहा के सामने किस मुंह से जाती। इसलिए चारों बहनें सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमें हमेशा अच्छे स्वभाव के साथ में हर किसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई अनोखा फ्रॉक और सैंडल के कुएं की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बरसाना नाम के गांव में मानवी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। मानवी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी, जिस वजह से हर कोई मानवी का मजाक उड़ाया करता था। अरे वो देखो, काली बंदरिया आ गई, चलो यहाँ से। हाँ, चलो यहाँ से। अरे रुको तुम लोग, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। हमने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ भागो यहाँ से। काली बंदरिया कहीं की, बिल्कुल चुड़ैल लगती है तू। ये सब सुनकर मानवी रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सारे बच्चे मुझे क्यों काली काली कहकर चिढ़ाती हैं? मैं इतनी काली क्यों हूँ माँ? ऐसे रोते नहीं बेटा, किसी के बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। क्या सच में माँ? हाँ, सच में। इंसान की सुंदरता उनके गुणों में होती है, रूप में नहीं। अब भगवान कृष्ण को ही देख लो, काले थे पर पूरे गोकुल की गोपियाँ उनकी दीवानी थीं। अपनी माँ की बातों को सुनकर मानवी चुप हो जाती है। माँ, अब मैं भी कभी नहीं रोऊंगी, चाहे कोई मुझे कितना भी क्यों न चिढ़ाए। उस दिन के बाद से मानवी कभी किसी की भी बातों का बुरा नहीं मानती है। अरे अब काली बंदरिया, आजकल कहाँ पर रहती हो? दिखाई नहीं देती। लगता है इसने शर्म के मारे अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया है। चलो अच्छा ही है, वैसे भी काले लोगों को घर से कम ही निकलना चाहिए, नहीं तो देखकर लोग डर गए तो। है ना मानवी? मानवी किसी की भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक बार अचानक मानवी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। माँ के मर जाने के बाद मानवी बहुत ही अकेली हो जाती है और उसके चाचा चाची ने भी मानवी को घर से बाहर निकाल दिया। चाची, मुझे घर से मत निकालो, भला मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? प्लीज चाची, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे मत निकालो प्लीज। निकालू नहीं तो क्या करूँ तेरा? एक तो बेटी जात, ऊपर से शक्ल भी ऐसी कि वाह। अरे कौन शादी करेगा तुझसे? सारी उम्र क्या हमारी छाती पर मूंग तलती रहेगी? जा भाग यहाँ से। प्लीज चाची। मुंह बंद करके चुपचाप निकल जा यहाँ से। एक तू ही नहीं है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है। चाची को मानवी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है और वो उसे धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देती है। घर से निकलने के बाद मानवी चलते चलते जंगल में एक कुएं के पास बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? माँ, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कहाँ चली गई? देखो तो तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई है। मुझे आपके बिना नहीं जीना है माँ, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ। मानवी कुएं को देखकर उसमें कूदने ही वाली होती है कि तभी उस कुएं से एक आवाज आती है। रुक जाओ लड़की, आखिर तुम इस कुएं में जान क्यों देने जा रही हो? जान न दूं तो और क्या करूं?
मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। घर था, वो भी मुझसे छीन लिया गया। और गांव के लोग मुझसे बात करना तो दूर, मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। अब आप ही बताओ कुंवर जी, मैं क्या करूं? धैर्य रखो लड़की, इंसान को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और तुम तो एक बहादुर लड़की हो, ऐसे जिंदगी से निराश नहीं होते। सारी परेशानियां समाधान के साथ ही उत्पन्न होती हैं। अगर परेशानी है तो समाधान भी है। कहाँ है समाधान? मुझे तो अपनी परेशानियों का कोई भी हल नहीं दिखाई दे रहा कुंवर जी। अगर तुम मेरे पास आई हो तो जरूर ही इसका कोई कारण है। मैं कोई साधारण कुआं नहीं, बल्कि जादुई फ्रॉक और सैंडल का कुआं हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक और सैंडल दे रहा हूँ, जिसे पहनकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए। मैं खूबसूरती का क्या करूँगी? मुझे मेरे जीने की वजह चाहिए। क्या आप मुझे वो वजह दे सकते हैं? कल शहर में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। तुम ये जादुई फ्रॉक और सैंडल पहनकर वहाँ जाओ और उसमें हिस्सा लो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस कॉन्टेस्ट को जरूर जीतोगी। अब तुम जाओ और अब दोबारा ऐसी गलती कभी भी मत करना। उसके बाद वो जादुई कुआं मानवी को एक जादुई फ्रॉक और सैंडल देता है। फिर मानवी उस जादुई कुएं का धन्यवाद कर उस जादुई फ्रॉक को और साथ ही जादुई सैंडल को भी पहन लेती है। जादुई फ्रॉक और सैंडल पहनते ही मानवी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो शहर में जाकर उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लेती है। स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देने के बाद मानवी सबका दिल जीत लेती है और उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब अपने नाम करती है। उस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद मानवी को पूरे 10 लाख रुपए का इनाम मिलता है। साथ ही डायरेक्ट मूवीज में काम करने का मौका भी मिलता है। मानवी के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन पैसों से मानवी गांव वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा सा हॉस्पिटल खोलती है, जिसमें गरीब लोगों की फ्री में इलाज की सुविधा होती है, जिसका सारा खर्चा मानवी खुद ही उठाती है और वो जो कुछ भी कमाती है सब गरीब लोगों की मदद करने में लगा देती है। मानवी की इस तरह नेक दरियादिली को देखकर हर कोई मानवी को ऊपर वाले का कोई नेक इंसान मानने लगता है। मानवी को गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों की मदद करने के लिए कई सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक दिन मानवी गांव के हॉस्पिटल में ये देखने आती है कि सभी लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो दर्द के मारे तड़प रही थी। अरे चाची, आप ये आपकी क्या हालत हो गई है चाची? क्या बताऊं बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। ऊपर वाले ने उसी की सजा दी है मुझे। तुम्हारे जाने के बाद अचानक तुम्हारी चाचा की मौत हो गई और उसके बाद मेरे अपने ही बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। शायद ऊपर वाले ने आज मुझे उसी की सजा दी है। आप चिंता मत करिए चाची, आपको कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर, इनका तुरंत इलाज किया जाए और ध्यान रहे, इन्हें किसी भी चीज की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैम, क्या ये आपकी कोई खास है क्या? हाँ, बहुत खास। ये मेरी चाची हैं। मानवी की चाची वही लेटी ये सब कुछ सुन रही थी और उनकी आंखों से सिर्फ पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। कुछ दिनों के बाद चाची पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर मानवी चाची से मिलने आती है। कैसी हो चाची? ठीक हूँ बेटा, इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की। तुम्हारा हम पर बहुत एहसान है बेटी। चाची, एक तरफ बेटी भी बोलती हो और ऊपर से एहसान की बात करती हो। मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है चाची।
आखिर मेरा आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन। और उसके बाद चाची मानवी को अपने गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से चाची और मानवी दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।